हेलो एस्पिरेंट्स। सो इन लास्ट क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट द एनाटॉमी ऑफ हार्ट और हमने पूरी हर चीज़ें देख ली थी हार्ट से रिलेटेड। हमने देख लिया था कैसे वो ब्लड पंप करता है, क्या उसके चार पार्ट्स हैं, अरोटा क्या है, कैपिलरी क्या है, वेन क्या है, आर्टरी क्या है। वी हैव डेल्ट अबाउट एवरीथिंग। एक बार वो 15 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है सीजीपीएससी में, उसका डायग्राम और उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, we will start with the topic of फोटोसिंथेसिस। ओके, चलिए समझते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस क्या है। जस्ट अ सेकेंड, देयर इज पर्टिकुलर थिंग। चलो, लेट्स स्टार्ट द क्लास, टुडेज क्लास। चलिए समझते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस क्या है। तो आपको समझना है फोटोसिंथेसिस एक वो प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ आपके एल्गीज होते हैं, वो अपने लिए खुद से खाना बनाते हैं। हम जैसे जाके खाना खरीदते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, वैसा नहीं। जो ये प्लांट्स होते हैं वो अपने लिए खुद से फूड प्रोडक्शन करते हैं। अब जो वो फूड प्रोडक्शन करते हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें जो सनलाइट आती है, सनलाइट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सन है और इससे आ रही है सनलाइट। ठीक है, इससे सनलाइट आ रही है। अब ये लीव्स हैं। अब इसमें मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है, विथ ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से पानी जो है वो ऊपर चला जाता है, ऊपर जाता है विद जाइलम, जाइलम से ऊपर जाता है पानी। तो ये पानी आपका कहाँ है, H2O अभी कहाँ है, वाटर, वाटर अभी आपका आ चुका है लीव्स में। तो अब होता क्या है, जो सनलाइट आता है ये वाटर क्लोरोफिल में जाता है और वहां सनलाइट के कारण और क्लोरोफिल में वाटर के कारण एक क्या होता है, रिएक्शन होता है केमिकल। अब वो केमिकल रिएक्शन इन क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है, जो वहां क्या होगा आपका, वहां सिंपल सा एक प्रोसेस होगा जिसमें वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देगा उसको और ऑक्सीजन में। इसका मैं आपको सिंपल सा लिख के दिखाता हूँ। 6H2O, मैंने बोला पानी ऊपर जाता है, ये है वाटर, इसको लिख लेना। इट टेंड्स टू इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो चीजें लिखना इसमें, लाइक GHT एंड क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल वही है जो नाक में सुंघा के लोगों को बेहोश कर देते हैं, टीवी में देखते हो ना आप लोग। C6H12O6 बनता है और इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ये होता है क्या, प्लांट का फूड। और ऑक्सीजन 6O2 रिलीज होता है एज ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन है जिसको हम लोग सोचते हैं, हम लोग सोचते नहीं, हम लोग लेते हैं। ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, सनलाइट आया, कार्बन डाइऑक्साइड आया, वाटर ऊपर गया, ऑक्सीजन निकला और शुगर निकला। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब मैंने एक वर्ड यूज किया है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट सेल के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनिल्स हैं। आपने कभी एक पत्ता देखा है, पत्ते में छोटे छोटे गोल 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 दिखता है, ऐसे दाना 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 दाना, वही है आपका क्लोरोफिल। छोटे छोटे क्या होते हैं आपके पत्ते में, ये ग्रीन कलर ऑर्गेनिल्स होते हैं। ये वही जगह है जहां पे आपको पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इनमें क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके यूज से आप बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये प्लांट्स बनाते हैं। अब ये क्लोरोफिल जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्लोरोफिल ऐसा ही होता है, इसको हमने ब्रेक कर दिया है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है इनर मेम्ब्रेन और एक होता है आउटर मेम्ब्रेन। ये दोनों के दोनों मेम्ब्रेन बाहर में ही होते हैं। जैसे हमारा स्किन होता है, स्किन 5-6 लेयर में होता है, वैसे ये दो लेयर है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन। ये बाहर की दो लेयर्स हैं आपके क्लोरोफिल के। इसके बाद आपको दिख रहा होगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के अंदर का लिक्विड फील्ड स्पेस है। यहां पे जो लिक्विड होता है जिसमें रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से, वो लिक्विड फील्ड स्पेस है ये। और यहीं पे डार्क रिएक्शन होते हैं, अभी पढ़ेंगे हम लोग लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या है। यही स्ट्रोमा में आपके डार्क रिएक्शंस होते हैं। जो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो दो रिएक्शंस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। तो जो डार्क रिएक्शन है वो इसी स्ट्रोमा में होते हैं, अभी आप लोग को ये जानना है। एक उसके बाद होता है थैलेकॉइड्स। थैलेकॉइड्स क्या होता है, जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये है थैलेकॉइड्स। ठीक है, स्ट्रोमा ये हो गया, व्हाइट व्हाइट जो लिक्विड हो गया। इसके ऊपर आपको दिख रहा है ताश के पत्ते टाइप, एक के ऊपर एक लखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं छोटे छोटे डिस्क होते हैं वो, और वो होते हैं आपके
थैलेकॉइड्स, ये स्ट्रोमा के अंदर होते हैं। किसके? ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर आपके थैलेकॉइड्स होते हैं। ठीक है, ये आपको जानना है। नेक्स्ट इज द स्टेप्स ऑफ हाउ दिस पर्टिकुलर फोटोसिंथेसिस वर्क्स। तो मैंने बोला दो रिएक्शंस होते हैं, एक होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन द क्लोरोप्लास्ट। अभी तक आपने स्ट्रोमा समझ लिया, थैलेकॉइड समझ लिया, फोटोसिंथेसिस समझ लिया, क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर होता है, ये समझ लिया। अब समझते हैं लाइट रिएक्शन होता क्या है। तो लाइट, सबसे पहला क्वेश्चन, लाइट रिएक्शन होता कहां है? तो ये होगा आपका क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। ये जो आपको थैलेकॉइड मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये जो आपको सिक्के दिख रहे हैं, डिस्क दिख रहे हैं, इसी में आपका ये लाइट रिएक्शन होता है। मैंने आपको बोला ना स्ट्रोमा में डार्क होता है, तो थैलेकॉइड में आपका लाइट रिएक्शन होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ जो ये लाइट रिएक्शन होता है, इसको क्या चाहिए होता है, किस किस चीज के प्रेजेंस में ये लाइट रिएक्शन होगा? इजी है, लाइट लिखा है मतलब इसको सन की लाइट चाहिए और पानी चाहिए। तो इसको दो चीजें चाहिए होती है, एक होता है लाइट चाहिए सनलाइट, और एक होता है वाटर का चाहिए। तो ये आपको दिख रहा है थैलेकॉइड्स, थैलेकॉइड्स में पानी और वाटर, दो चीजों की जरूरत है। अब ये जो इसको, ये जो क्लोरोफिल है उसके अंदर थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड को पानी मिल गया, थैलेकॉइड को धूप मिल गया, तो क्या होता है? सनलाइट एनर्जी जो होता है, सनलाइट एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो क्लोरोफिल है उस सनलाइट एनर्जी जो आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इस एनर्जी को यूज करके पानी जो है आपका H2O जो दिख रहा है आपको, उसको वो ब्रेक कर देता है। क्या करता है? तोड़ देता है। और इसी प्रोसेस को, इस ब्रेकिंग के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोलिसिस। क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस। ठीक है, फोटोलिसिस के प्रोसेस से ये जो सनलाइट आया, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब किया, फिर जो पानी ट्रांसपिरेशन पुल से आया उसको क्या किया इसने? ब्रेक डाउन कर दिया। इसको हम फोटोलिसिस बोलते हैं। जब आपका हाइड्रोजन डाइऑक्साइड ब्रेक डाउन होगा H2O, तो इसमें ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा आपका। ये देखो, ये आपका ऑक्सीजन बाहर निकल गया, बाहर निकलता दिख रहा है आपको, तो ऑक्सीजन आपका बाहर निकल जाएगा। इसके बाद क्या होगा? अब एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और NADPH दोनों याद रखना, जिसका नाम है निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये दो डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये दो चीजें बनती हैं। तो ये देखो, ये दो चीजें इससे बनती हैं। ठीक है, सॉरी, ये दो चीजें ATP और ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ये आपका NADPH, ये दो चीजें आपकी बन जाती हैं। अब ये आपको समझना है, यहां तक आप क्लियर छोड़ दो, अब इसको यहां तक छोड़ दो आप। ठीक है, इसके बाद ये केल्विन साइकिल जो है डार्क साइकिल है, ये भी आपको समझा रहा हूं। तो ये पहला आपका ये पार्ट आपको समझ आया। क्या हुआ इसमें? इसमें पहले हुआ आपका लाइट आया, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, पानी आया आपका, वो आपका जो आपका थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड में एक रिएक्शन होता है, पानी टूटता है, ऑक्सीजन निकलता है, और क्लोरोफिल्स के प्रेजेंस में आपका ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो है NADPH, ये दो चीजें बनती हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज केल्विन साइकिल। इसको और केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ये जो आपको डार्क पर्पल कलर में दिख रहा है, ये डार्क रिएक्शन है। ठीक है, और ये डार्क रिएक्शन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिएक्शन जो है आपका रात में होता है, ये लॉजिक मत रखना आप लोग। ठीक है, एक्चुअली ये होता है एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली है, बट क्या है, इसको लाइट की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपके लाइट रिएक्शन में सनलाइट की जरूरत थी, वैसे डार्क रिएक्शन में लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम उसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है, डार्क रिएक्शन दैट इज केल्विन साइकिल होता कहां है? ये भी होता आपका कहां है? क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। क्या चाहिए इसको? लाइट रिएक्शन से जो बने हुए ATP और NADPH और कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में है, बस वही चाहिए। यहां क्या चाहिए बोला था मैंने? वाटर और लाइट। इसको कुछ नहीं चाहिए भैया। इसको क्या मिला? लाइट रिएक्शन से ATP मिल गया, लाइट रिएक्शन से NADPH मिल गया, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड तो एम्पल ऑफ प्रेजेंस है बाहर, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। इन तीन चीजों से ये केल्विन साइकिल हो जाता है कंप्लीट। अब होता क्या है इसमें, ये समझते हैं हम लोग। तो इस रिएक्शन में ATP जो आपको दिख रहा है, जो लाइट रिएक्शन से आया, और NADPH जो NADPH है,
NADPH की एनर्जी, ATP की एनर्जी और NADPH की एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर दैट इज ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है? ये देखो, ये शुगर है CH2O, तो ये क्या करता है, जो NADPH है और जो ATP आपका लाइट रिएक्शन से एंटर करता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करता है और बना देता है ये ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन, कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक साइकिल में होता है और जिसे हम कहते हैं केल्विन साइकिल। क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल बोलते हैं। ये देखो, ये स्ट्रोमा में हो रहा है। ठीक है, ये स्ट्रोमा में हो रहा है। तो आउटपुट हमको आखिर में क्या मिलता है? तो ये जो मैंने लिखा, आउटपुट आपको मिलता है ग्लूकोज C6H12O6, ये आपको मिलता है आउटपुट में। ठीक है, आपको नोट करके अलग से मैं बता चुका हूं कि डार्क रिएक्शन रात में नहीं होता, उसी टाइम साइमल्टेनियसली होता है। बस आपको जरूरत नहीं होती है कि लाइट की, इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। इसको जरूरत ATP और किसकी होती है? NADPH। नाउ नेक्स्ट इज, ये कार्बन फिक्सेशन जो है आपका, ये प्रोसेस है आपका। ठीक है, ये इसी में मैंने बता दिया। यूज इसका ज्यादा हम लोग को अभी समझना पड़ेगा बाद में, इसको हम पढ़ेंगे C3 और C4 जब करेंगे तब इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट एक टॉपिक होता, एक वर्ड होता है जिसको अलग से यहाँ लिख देता हूं आपका। ये होता है आपका क्रेसुलसीन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? कैम। तो ये क्या होता है? जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं आपको, ये भी एक फोटोसिंथेसिस का स्पेशल प्रोसेस है, ये मान के चलो पहले तो आप। ठीक है, और ये उन पौधों में होता है जैसे कैक्टस हो गए आपके, जो जो आपके धारीदार वाले प्लांट होते हैं ना, कांटे वाले प्लांट, जहां पे सूखी और गर्मी पड़ती है वहां पे आपको ये प्लांट दिखते हैं, कैक्टस टाइप के प्लांट डेजर्ट्स में। तो वहीं पे ये, उन्हीं के अंदर होता है ये कैम आपका रिएक्शन, कैम एडाप्टेशन बोलते हैं इसमें। इसमें होता क्या है, रात में जो नाइट का टाइम होता है, कैम जो पौधे होते हैं, जो कैम रिएक्शन करते हैं, कैम पौधे होते हैं, अपने स्टोमेटा को रात में खोल लेते हैं। जनरली स्टोमेटा दिन में खुलता है, बट ये उल्टा करते हैं, रात में खोलते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? कार्बन, इसमें रात में क्या करेंगे, स्टोमेटा को खोलेंगे और स्टोमेटा को खोल के कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे और इसी कार्बन डाइऑक्साइड से एसिड के रूप में वो रात के टाइम क्या करेंगे, रात को स्टोमेटा खोले, रात को कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल किए और उसको एसिड के रूप में उसको उसको बना के उन लोग रख लेते हैं। अब उसको जनरली मैलिक एसिड के रूप में उन लोग बना के रख लेते हैं। अब जब दिन का टाइम आता है, दिन में अब क्या होता है, सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है डेजर्ट्स में, और तो ये पौधे अपने स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनका ज्यादा पानी रिलीज ना हो। फिर रात में वो स्टोर कर लिए होते हैं इसको। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो वो मैलिक एसिड के रूप में स्टोर करते हैं, उसको दिन में वो जब लाइट मिलता है उनको, तब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके वो फूड बना लेते हैं अपने लिए। ठीक है, तो इसको आपको पता होना चाहिए, उल्टा काम करते हैं थोड़ा। और रीजन सिर्फ एक लौता है, अगर दिन में स्टोमेटा खोलेंगे तो पानी ज्यादा इवापोरेट होगा, उन लोग मर जाएंगे सूख सूख के। तो आप लोग लिखिए इसमें, अब लिखिए इसमें, अब फोटोसिंथेसिस इज क्रूशियल। फोटोसिंथेसिस टॉपिक है ना, चैप्टर का नाम भी वही है, इसमें लिखिए photosynthesis is the crucial biochemical process by which green plants comma algae and some bacteria convert light energy comma usually from sun into chemical energy in the form of glucose. Full stop. This process uses carbon dioxide and water and releases oxygen as a byproduct. Next point लिखो. It is the primary way energy enters most food chain on earth, providing food for the plants themselves and indirectly for almost all other life forms. नेक्स्ट इसमें आप ये फॉर्मूला लिख लो, केमिकल फॉर्मूला जो यहाँ लिखा है इसके नीचे लिख लो। ये क्वेश्चन आएगा तो चिपका देना इस फॉर्मूले को याद करके। नेक्स्ट आप लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट। इसमें लिखिए क्लोरोप्लास्ट आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स, ORGANELLES, फाउंड विद इन द सेल्स ऑफ प्लांट एंड एल्गी। फुल स्टॉप। They are the sites where photosynthesis take place. अगर क्वेश्चन पूछेगा आपका फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो फोटोसिंथेसिस आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए
They contain the green element chlorophyll, comma, which absorbs light energy. नेक्स्ट लिखो इसमें, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन आर टू प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन सराउंडेड, इसको बना लेना डायग्राम को जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसे ही बना लेना, ठीक है, पूरा ये लिख लेना ऐसे ही, थैलाकॉइड, ग्रेनम, ग्रेनम मत लिखना, थैलाकॉइड जितना मैंने पढ़ाया वो लिख लेना, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा और थैलाकॉइड्स, इतना आपको यूज आएगा, इतने को आप बना लेना, क्या क्या है याद रहेगा, सेम ऐसे ही डायग्राम बना लेना, ठीक है। इसमें क्या लिखना है आपका, हाँ, टू प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन सराउंड द क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट लिखो स्ट्रोमा, STROMA, इसको लिखो, द फ्लूइड फिल्ड स्पेस विद इन द inner membrane of the chloroplast, full stop. This is where the light independent reaction occurs. Next लिखो thylakoids, small comma disc shaped sacs located within the stroma. The light dependent reaction takes place on the thylakoid membrane. अब हम लोग लिखेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछता है बार बार, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। लिखिए स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस लिखना टॉपिक, उसके नीचे लिखो फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू टू मेन स्टेजेस, फर्स्ट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इसमें लिखो इट ऑकर इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन विद इन द क्लोरोप्लास्ट, it occur in thylakoid membrane within the chloroplast, requires sunlight and water, H2O. Next point लिखो, chlorophyll molecules absorb light energy, chlorophyll molecule absorb light energy, full stop. This energy is used to split water, this energy is used to split water molecules, ब्रैकेट में लिखो a process called photolysis, bracket close comma, releasing oxygen as a gas, full stop. The absorbed light energy is always also converted into chemical energy in the form of ATP. ATP के साथ ब्रैकेट ATP के अंदर लिख लेना एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ADENOSINE एंड NADPH, इसको लिख लो निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है, तो ये दो नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉमा विच आर एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट लिखिए लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ब्रैकेट कॉमा करके ऑब्लिक करके लिखो डार्क रिएक्शन, इसमें लिखो इट ऑकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, it uses the ATP and NADPH produced during the light reaction and carbon dioxide from the atmosphere. Next लिखो, the energy from ATP and the reducing power from NADPH are used to fix carbon dioxide into glucose. Next point, glucose ब्रैकेट में लिखना C6H12O6 which serves as the plant's food and energy source. नोट करके लिखना एक पॉइंट, these reaction are called light independent because they do not directly require light, full stop. However, comma, they depend on the products ब्रैकेट में ATP and NADPH of the light dependent reaction, comma, so they typically occur during daylight hours when light reaction are active. इसके बाद लिखना आपका इसको क्रेसुलिसिन एसिड मेटाबॉलिज्म, कैम को इसको लिख लीजिए, CAM is a specialized type of photosynthesis that is an adaptation found in
plant living in dry environment such as cactus, में लिख लो मैकेनिज्म, याद रहेगा तो आपको। At night, CAM plants open their stomata only at night to take in carbon dioxide. Full stop. This minimizes water loss through transpiration, comma, which is high during daytime condition. Full stop. The CO2 is then chemically fixed and stored as an organic acid, ब्रैकेट में लिखो मैलिक एसिड, MALIC एसिड, विद इन देयर सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग द डे टाइम CAM plant closes their stroma, CAM plant closes their stomata to prevent water loss, full stop. The stored organic acid is then broken down to release carbon dioxide internally, जो बाहर से लेना था वो अंदर ही अब बना ले रहे हैं, फुल स्टॉप। वो एसिड जो मैलिक एसिड है उसको ब्रेक करके। द रिलीज CO2 is then used in Calvin cycle to produce glucose, Calvin cycle मतलब लाइट डिपेंडेंट और जो डार्क साइकिल है उसमें, producing glucose to produce glucose, comma, utilizing the ATP and NADPH generated from the light dependent reaction occurring simultaneously. अब हम लोगों को C3 और C4 एक टाइप है, इसको हम लोग को पढ़ना है, तो इसको सीधा लिख लो। एक दो देखो प्रोसेस होता है, दो प्रकार के फोटोसिंथेसिस होते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना है, ठीक है। अब ये दो प्रकार के जो फोटोसिंथेसिस होते हैं, आपको इसमें होता क्या है, इसको बहुत डेप्थ में जाएंगे ना तो कोई फायदा है नहीं। 2 नंबर में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ लिखवाता हूँ, ऐसा लिखना आप लोग, ठीक है। फीचर्स, बस ये समझ लो ये 2 प्रकार के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस हैं, एक होता है C3 फोटोसिंथेसिस और एक होता है C4 फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे लिखते जाना, पहला मैं बता रहा हूं आपको क्या, ये इसमें लिखो, इसमें लिखो, थोड़ा सा समझा ही देता हूं मैं, सोच रहा हूं वरना आप लोगों को ना थोड़ा टफ हो जाएगा, ये समझ लेना, लिखेंगे नहीं उतना कुछ, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। चलो, फोटोसिंथेसिस में जब पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपने फूड में बदल लेते हैं, दैट इज ग्लूकोज में बदल लेते हैं, तो उसके कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, उन तरीकों को बोला जाता है C3 साइकिल एंड C4 साइकिल। C3 साइकिल क्या है, तो ये फोटोसिंथेसिस का सबसे कॉमन और ओरिजिनल तरीका है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए आपका क्या किया जाता है, जो नॉर्मल हमने अभी प्रोसेस पढ़ा, सनलाइट आता है क्लोरोफिल में और बनता है, वो प्रोसेस होता है। ये जो जनरल होता है, राइस हो गया, वीट होता है, सोयाबीन होता है, ये सारे ट्रीज होते हैं, ये C3 टाइप के फोटोसिंथेसिस को लेते हैं। इसमें क्या होता है, इस साइकिल में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, उसके बाद पहले से स्टेबल कंपाउंड होते हैं, उनमें से 3 कार्बन बनते हैं। होता क्या है एक्चुअल में, इसको क्यों बोलते हैं हम लोग C3 और C4 प्रोसेस, इसका बेसिक रीजन ये है, जब आपके पहले से स्टेबल कंपाउंड जो बने होते हैं वो 3 कार्बन कंपाउंड के होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं C3 साइकिल। इसमें बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, इसको PGA भी बोलते हैं, ठीक है, PGA। अब इसीलिए इसका नाम C3 साइकिल है। ये कहाँ होता है, तो ये भी आपका सिंपल है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोफिल में होता है, स्ट्रोमा में होता है, और ये मीजोफिल सेल्स में होता है। कहाँ होता है, मीजोफिल सेल्स में होता है, ठीक है। मेन एंजाइम क्या यूज होता है आपका C3 साइकिल में, तो ये आपको पता होना चाहिए, रुबिस्को। रुबिस्को जो होता है एक एंजाइम है, क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये एंजाइम जो है आपका रुबिस्को एंजाइम, ये आपका एंजाइम यूज होता है इस साइकिल में, जो आपका बनाता है क्या, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट बनाने के लिए आपका रुबिस्को ही लगता है मेन एंजाइम, यही एंजाइम CO2 को फिक्स करता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज आपका C4 साइकिल। तो क्या होता है, ये भी एक फोटोसिंथेसिस का स्पेशल प्रोसेस है, जो कुछ पौधे होते हैं, मेज हो गया, शुगर केन हो गया, गन्ना हो गया, शलगम हो गया, इन सब में हमको देखने को मिलता है। ये प्लांट टाइपिकली जो आपके होते हैं गर्म और ड्राई एनवायरनमेंट में होते हैं। किसमें होते हैं, गर्म और ड्राई एनवायरनमेंट। C3 जो होता है ना, वो थोड़ा ह्यूमिड और वेट एनवायरनमेंट वाले लोग करते हैं,
ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। और C4 जो है आपका थोड़ा सा गर्म और ड्राई एनवायरनमेंट वाले लोग करेंगे फोटोसिंथेसिस का टाइप। इसमें क्या होता है, C4 प्लांट जो होते हैं फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए और हाई टेम्परेचर में भी एफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस करने के लिए इस नए तरीके को डेवलप कर लिया है उन्होंने। ये क्या करते हैं, इस साइकिल में CO2 फिक्सेशन के पहले स्टेबल प्रोडक्ट में 4 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन के कंपाउंड होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 4 ऑक्सी, इसको बोलते हैं 4 ऑक्सी, 4 ऑक्से, ऑक्सेलेट होता है ना वो, ऑक्से लो एसेटेट, 4 ऑक्सीलेटेट, इसको OAA भी बोलते हैं, OAA। इतना ही समझना है आपको, इससे ऊपर इसमें समझने की जरूरत नहीं। 2 नंबर में एक बार ये क्वेश्चन पूछा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें आप लोग कुछ कुछ मैं पॉइंट लिखा रहा हूं, इसको ऐसे ही रट लेना एग्जाम के टाइम पे और ज्यादा नहीं। इसको बना लो फीचर C3 C4, ठीक है। तो इसमें पहला लिखना आप लोग प्राइमरी CO2 फिक्सेशन एंजाइम। इसमें होता है आपका रुबिस्को यूज और इसमें PEP यूज होता है, बस लिख लिया रहो इसको, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, PEP लिख लिया रहो, ठीक है, PEP। यहां लिखो CO2 फिक्सेशन का लोकेशन कहाँ है, लोकेशन, तो ये आपका कहाँ होगा, मीजोफिल सेल में, मीजोफिल सेल। और ये आपका मीजोफिल एंड बंडल शीथ सेल में भी होता है। इतना डीप में जाएंगे कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन पूछ दिया CGPSC तो बस हमको पढ़ना पड़ रहा है बस को। ये टॉपिक मेरे को नहीं लगता और पूछेगा बार बार 2-3 बार, ठीक है। इसमें नेक्स्ट लिखो फोटो रेस्पिरेशन का रेट, फोटो रेस्पिरेशन का रेट कैसा होता है, रेस्पिरेशन का रेट कैसा होता है। इसमें क्या होता है, लो रहता है, इसमें हाई रहता है, इसमें लो रहता है, ठीक है, वेरी लो। टेम्परेचर कितनी जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर तो मैंने बोला था ह्यूमिड और हॉट वाला, तो यहाँ पे 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए रहता है, यहाँ से 30 से 40 डिग्री 45 डिग्री, तब ये C4 आपका करेगा। ये C3 जब आपका कम टेम्परेचर रहेगा। इसमें वाटर कैसा चाहिए होता है, वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर यूज, तो ये इसमें क्या होता है आपका लोअर, लो होता है। वाटर मतलब एफिशिएंसी, मतलब वाटर कितना लॉस करते हैं इसमें, वाटर कितना लॉस करते हैं, वाटर लॉस, ठीक है। तो ये लो लॉस करता है क्योंकि ह्यूमिड हॉट है। ये ड्राई कंडीशन धूप ज्यादा है तो हाई करेगा, बस इतना लिख लो, इसको बना लो, इसको याद कर लेना, इतने 4 पॉइंट को आएगा तो इसको चपका देना है बस अपने को, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, अब आएंगे हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो आपको पता होगा हमारे बॉडी में एनर्जी बनाने और गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए एक बहुत जरूरी, बहुत नया चैप्टर है रेस्पिरेशन, ठीक है, बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस होता है। इसे हम अलग अलग टर्म से जानते हैं, समझते हैं, और वो बहुत जरूरी है। सबसे पहला होता है रेस्पिरेशन, जो आपका सबसे पहला वर्ड है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर होता है। कहाँ होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम, मैं, आप सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो प्रोसेस होता है आपके सेल्स के अंदर होता है। क्यों होता है, इसमें फूड, जैसे ग्लूकोज होते हैं, फैट के अंदर ग्लूकोज, मसल के अंदर ग्लूकोज है, उसको तोड़ा जाता है। और हमारी बॉडी एज ए एनर्जी आपका फैट और प्रोटीन को यूज नहीं करती, हमारी बॉडी ATPs को यूज करती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एज ए एनर्जी। जैसे हाथ उठाया आपने तो आपका ATP आपका मॉलिक्यूल होता है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसका काम होता है रेस्पिरेशन का, उन सेल के अंदर जाना, फैट सेल के अंदर जाना, उनको ब्रेक डाउन करना इन द ATP मॉलिक्यूल्स, सो दैट आवर बॉडी, हम एक्टिविटी कर सकें, एनर्जी मिले, हम चल सके, हम बोल सके, हम सोच सके, हम सब कुछ कर सकें, ठीक है। There are types of respiration, there are types of respiration that are, there are two types of respiration, that is aerobic respiration and anaerobic respiration. एरोबिक और एनारोबिक जब भी वर्ड आता है तो आप समझो कि ये ऑक्सीजन के बारे में बात हो रही है। एरोबिक हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, एनारोबिक हमेशा ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। क्लियर होना चाहिए ये। समझते हैं एरोबिक रिएक्शन क्या होता है।
ये आपका रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। सबसे पहले ये आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाले रेस्पिरेशन को, मतलब वो सेल को जब एनर्जी को ब्रेक डाउन करना है तो वो ऑक्सीजन का एक एटम लेगा और तब वो ब्रेक डाउन करेगा, उसको हम बोलते हैं क्या? एरोबिक रिएक्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये होता कहां है एरोबिक रेस्पिरेशन? तो ये होता है हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये तो हर बच्चे को याद होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि ये एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है आपका ऑक्सीजन एरोबिक रिएक्शन में, ये आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया सेल है वहां आता है और ये रिएक्शन होता है। क्या होता है रिएक्शन? तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज को O2 ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जाता है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी दैट इज एटीपी प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और वाटर बनता है। तो मैंने क्या बोला? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ऐसे ही लिख लेना इसको, टेंड्स टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ATP। तो ये हमको चाहिए रहता है, उसके लिए हम लोग C6H12O6 प्लस O2 को मिक्स करते हैं और CO2 प्लस H2O प्लस ATP बनता है और यही हमारा एनर्जी है। ठीक है, तो आपको ये समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैक्सिमम 99% ह्यूमन और जो आपके एनिमल्स होते हैं सब में यही प्रोसेस होता है, एरोबिक प्रोसेस। अब एक और प्रोसेस होता है जिससे एनर्जी बनती है अगर ऑक्सीजन का एब्सेंस रहा, इसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या होता है, ये रेस्पिरेशन जो होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में या कमी में होता है। कहाँ होता है ये आपका? तो ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है ये रिएक्शन। ठीक है, ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के जब हम तोड़ते हैं जब जिससे जिससे हमको एनर्जी मिले, बट जब हम ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ने की कोशिश करते हैं तब हमको थोड़ा सा कम, बहुत कम बोलूंगा मैं, कम एटीपी मिलता है एज एनर्जी। तो ये बहुत सारे अलग अलग बाय प्रोडक्ट्स बनाता है, इसी के कारण एनर्जी का प्रोडक्शन बहुत कम होता है। ह्यूमंस के आपने देखा होगा जब हम बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं जिम पे, तब हमारे हाथ में या पैर में लैक्टिक एसिड ज्यादा बन जाता है, जिससे बोलते हैं हम पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। तो ये एक प्रोसेस है। होता क्या है, हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है टू प्रोड्यूस एटीपी। अब आप क्या कर रहे हो, आप जबरदस्त जोरदार जबरदस्त मजेदार वर्कआउट करके आ गए। अब जोरदार जबरदस्त मजेदार वर्कआउट के टाइम पे आपने ऑक्सीजन की कमी कर ली शरीर में। आप जितना ऑक्सीजन ले रहे हैं उससे ज्यादा एनर्जी आप बना रहे हैं। अब हो क्या रहा है, आपका बॉडी अब एरोबिक नहीं कर पा रहा है, एरोबिक रिएक्शन तो कर ही रहा है जितना ऑक्सीजन उसको अवेलेबल है, बट उसी पर्टिकुलर टाइम में और ज्यादा एनर्जी के लिए वो एनएरोबिक रिएक्शन भी चालू कर देता है। जब वो एनएरोबिक रिएक्शन चालू करेगा तब उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड, और वही लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में स्टोर हो जाता है, क्योंकि वो फैट और मसल्स को तोड़ के ही एनर्जी ला रहा है आपका साइटोप्लाज्म से। तो वो लैक्टिक एसिड ही हमको पेन देता है। तो ये आपको समझना है। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, मैंने क्या बोला, ग्लूकोज जो है उसको बिना जब प्रेजेंस के हम लोग ऑक्सीजन के तोड़ेंगे तो लैक्टिक एसिड और एटीपी ह्यूमंस में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल भी था, आपको पता होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एक हमारा टॉपिक होता है। अब आप लोग बोलेंगे सर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंट क्या है, सांस लेना और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है? तो देखो भैया, ब्रीदिंग जो है एक फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है, नाक से सांस लिया, नाक से छोड़ दिया। रेस्पिरेशन ब्रीदिंग से रिलेटेड क्या है, सिर्फ रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन का जरूरत जो है आपकी ब्रीदिंग प्रोवाइड करती है, और वो एक सेल्स के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में, और वो जो है केमिकल और एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या होता है, जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो एयर ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, और आप जब एक्सहेल करते हैं तब आप सांस छोड़ते हैं तो CO2 को बाहर छोड़ते हैं। वैसे ही जब एटीपी में होता क्या है, सॉरी आपका रेस्पिरेशन में आपका फूड बनता है, ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़कर हम एटीपीज बनाते हैं, एटीपीज रिलीज करते हैं।
लोकेशन दोनों की डिफरेंट है। आपका जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स में होता है, और आपका ये ब्रीदिंग होता है वो लंग्स में होता है, और रेस्पिरेशन आपके सेल के अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। एनर्जी, ब्रीदिंग से कोई डायरेक्ट एनर्जी नहीं बनती, नहीं प्रोड्यूस होती। रेस्पिरेशन से जी हाँ एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं। आप ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हो, बट आप रेस्पिरेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, बॉडी के अंदर हो रहा है। ब्रीदिंग का बाय प्रोडक्ट होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल करके जब एक्सहेल किए तो क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी साथ में निकलते हैं। तो आप कभी ऐसे कांच को सामने रखना, अपने चश्मा जो कहीं पहनते हो, चश्मा को पलट दो और सांस को छोड़ो, पूरा वहां पे वाटर वेपर जम जाएगा। तो आपका ये मतलब है कि वाटर वेपर भी निकलता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। और इसके साथ साथ जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लैक्टिक एसिड और एटीपी निकलते हैं। एटीपी आपका एरोबिक रिएक्शन में, एनएरोबिक रिएक्शन में लैक्टिक एसिड आपका ज्यादा निकलता है। तो ये आपको मैंने बता रखा है, ये आपको समझना है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ we will talk about respiratory organs of animal. The topic is respiratory organs of animal. समझने की कोशिश करेंगे रेस्पिरेशन कैसे होता है एनिमल्स के अंदर, ठीक है। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इसमें आपकी स्क्रीन के सामने मैंने पहले से रख रखा है एक पूरा इमेज बना के। अब आप समझते हैं अलग अलग जानवरों में ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। भगवान ने उनको वैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है, और अपने अपने हैबिटेट के हिसाब से वो डेवलप हो गए हैं, ठीक है। एक होता है आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ये जैसे ये हो गए आपके, ये होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। एमीबा होते हैं, आपके पैरामीशियम होता है। ये सब क्या होते हैं, इनके पास कोई रेस्पिरेशन के लिए अलग से ऑर्गन नहीं होता है। देयर आर नो स्पेशल ऑर्गन फॉर द रेस्पिरेशन। यहाँ क्या होता है, मैकेनिज्म क्या है इनका, जो गैसेस होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो एक सेल मेम्ब्रेन इनका ओपन है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑक्सीजन और CO2 को ये मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन के प्रोसेस से, याद करो डिफ्यूजन का प्रोसेस मैंने बताया था आपको कि आपके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की एरिया में जाता है। जैसे एक रूम के कोने में डीओ को छोड़ा आपने, डिओड्रेंट मारा, तो वहां से ऑटोमेटिकली वो जहां पे नहीं मारा है वहां पे भी चला जाएगा। रीजन बीइंग फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन करता है, वही प्रोसेस है। क्योंकि इनके अंदर मात्रा कम है ऑक्सीजन कार्बन की, तो ये ऑक्सीजन को विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका पहला सिंगल ऑर्गेनिज्म, जो होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ही सेल है ये, इसलिए इसको ऐसा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका जो आपका मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, स्पॉन्ज, हाइड्रा होते हैं, ये सब होते हैं। इनमें भी कोई स्पेशल ऑर्गेनिज्म नहीं होता, ऑर्गन्स नहीं होते हैं। सेल डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है, तो डिफ्यूजन वहां पे भी सफिशिएंट अमाउंट में हो जाता है। नेक्स्ट इज आपका इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स क्या होगा, ये देखो आपकी स्क्रीन पे है ग्रास हॉपर। अब ग्रास हॉपर होते हैं, जैसे कुछ इंसेक्ट्स कॉकरोच होते हैं, ग्रास हॉपर होते हैं, इनके पास नाक नहीं होता। इनके पास रेस्पिरेशन करने के लिए क्या तरीका होता है, तो इनके पास एक ट्रैकियल सिस्टम होता है, ट्रैकिया होता है। इंसेक्ट्स के बॉडी के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, ये देख रहे हो छोटे छोटे होल्स मैंने बना रखे हैं। ये क्या होते हैं, इंसेक्ट्स की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स, इन होल्स को स्पाइरेकल्स बोला जाता है। इन स्पाइरेकल्स से एयर बॉडी के अंदर थिन एयर ट्यूब्स, दैट इज ट्रैकिया, ये इसके अंदर ट्रैकिया होते हैं, पतले पतले एयर ट्यूब्स होते हैं, उनके नेटवर्क से अंदर जाता है, जो सीधा सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, मतलब इनके अंदर जो ब्लड है वो कोई ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। जैसे हम में क्या है, हमने पढ़ा लंग्स सांस लेगा, हार्ट पंप करेगा, फिर पूरा ब्लड हमारे शरीर पे क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन को। इनके में ऐसा नहीं है, इनके में सेल्स तक का एक क्या होता है, पूरे बॉडी में स्पेरिकल्स होते हैं, और स्पेरिकल्स के अंदर पतले पतले ट्यूब्स होते हैं, जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। वो ट्रैकिया डायरेक्ट ऑक्सीजन को बाहर से सक करेंगे और वो सीधा सेल तक पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखना है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, वो है आपके एक्वाटिक एनिमल। अब ये एक्वाटिक एनिमल जैसे फिश हो गए, टेडपोल्स हो गए, मेंढक के बच्चे जो होते हैं टेडपोल्स, उनको बोला जाता है। तो ये सब जो होते हैं, इन सब में गिल्स होते हैं, जो आपके जो गिलफड़े बोलते हैं हम लोग, वो फेफड़े जो गिल्स होते हैं वो होते हैं। ये देखो, ये है इनके गिल्स, ठीक है, गिल्स। ये आपके स्क्रीन पे जो है रेड दिख रहा है, ये गिल्स होते हैं। काम कैसे करता है ये गिल्स, तो गिल्स एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है,
जिसमें ब्लड वेसल्स के नेटवर्क होते हैं। क्या होता है? ब्लड वेसल्स के नेटवर्क होते हैं। फिश जब पानी को मुंह से अंदर लेता है और गिल्स से बाहर निकालता है, जैसे फिश का प्रोसेस क्या है, फिश जो है पानी को, जब वो तैरता रहता है तो पानी को मुंह खुला रहता है, देखना, पानी को अंदर लेता रहता है कॉन्टिन्यूअसली, और एक चैनल बना रहता है, वो सीधा गिल्स से बाहर निकलता रहता है। तब ये क्या होता है, जब अंदर लेता है और गिल्स से ऊपर से बाहर निकलता रहता है, तो पानी में, जो पानी के अंदर हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, तो पानी में क्या है, ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, तब वो गिल्स के थिन वॉल से ब्लड में ऑक्सीजन सक हो जाता है, एक प्रोसेस है, वो सक हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में पानी के साथ, H2O के साथ ये रिलीज कर देते हैं। तो ये प्रोसेस है, वो क्या है, पानी से ही ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और यही प्रोसेस है आपका गिल्स का जो हेल्प होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक रेस्पिरेशन एक्वाटिक एनिमल के अंदर। नाउ द नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल एनिमल, जैसे ह्यूमन, बर्ड्स, रेप्टाइल, मैमल्स। इनमें क्या होता है, तो इनमें एक लंग्स होता है, फेफड़ा होता है भैया सबके अंदर, ये देखो फेफड़ा है, मेंढक के अंदर दिख रहा है आप लोगों को। लंग्स एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, जिसमें हम एयर सैक्स होते हैं लंग्स के अंदर, उसको हम लोग एलोविली बोलते हैं, ALVEOLI, एवियोली, एवियोली बोलते हैं। इनका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, मतलब जो लंग्स को ऐसे फाड़ के देखोगे, अंदर बहुत सारे, जैसे हमारे हेयर्स होते हैं वैसे पतले 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 हेयर सैक्स के एवियोली एवियोली होते हैं। और ये एयर जो होता है, ऑक्सीजन हम लोग नोज से, माउथ से, विंड पाइप से, ट्रैकिया से, ब्रोंकी के थ्रू क्या करते हैं, लंग्स तक पहुंचाते हैं। ये सब समझाऊंगा मैं, जितनी सारी वर्ड्स बोला हूं, ब्रोंकिया, ट्रैकिया, तो सब के थ्रू हम लोग अंदर लेते हैं। जो आपका क्या होता है, एवियोली होता है, वो एक थिन वॉल से, थिन वॉल रहता है, उसमें जो आपका ऑक्सीजन रहता है उसको सक करता है, ब्लड में चला जाता है ऑक्सीजन आपका, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एवियोली में आकर सांस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस। इसको लिख लीजिए थोड़ा सा आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। लिखिए रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन करके टॉपिक दो, रेस्पिरेशन चैप्टर का भी नाम है। लिखिए रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस that occurs inside the cell of living organisms, full stop. It involves the breakdown of organic compounds, comma, primarily glucose, bracket में food लिख लेना, comma, to release energy in the form of ATP, ATP में ब्रैकेट में लिखो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ADENOSINE ट्राइफॉस्फेट, ब्रैकेट क्लोज, comma, which fuels all cellular activities. नेक्स्ट आपका सब टॉपिक लिखो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, उसमें ए करके लिखना, एरोबिक्स रेस्पिरेशन, AEROBIC, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें लिखिए दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2, primarily occurs in the mitochondria of eukaryotic cell, primarily occurs in mitochondria, mitochondria of eukaryotic eukaryotic cells। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू ऑक्सीजन, yielding a large amount of ATP, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर H2O। ठीक है, इक्वेशन लिख लो, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन टेंड्स टू, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन टेंड्स टू CO2 प्लस वाटर प्लस ATP, और इसमें ब्रैकेट में एनर्जी लिख लेना, और ये एकदम जबरदस्त एनर्जी देता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए anaerobic reaction, anaerobic reaction, इसमें लिखिए this type of reaction occurs in the absence or very low supply of oxygen. It occurs in cytoplasm of the cell, CYTOPLASM, comma, full stop, next point. Glucose is partially broken down without oxygen, producing a small amount of ATP and various byproducts, in human muscle cells during intense exercise produces lactic acid। बस हो गया, इतना ही है। इसमें लिख लो ग्लूकोज, GLUCOSE टेंड्स टू लैक्टिक एसिड प्लस थोड़ा सा ATP,
एनर्जी, ठीक है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। इसके बाद आप ऐसा थोड़ा सा चार्ट बना लो, एक ब्रीदिंग लिख लो और रेस्पिरेशन, ऐसे ऐसे आप डिवाइड कर लो इसको, कॉपी को, ठीक है। इसमें लिखना ये फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है, ये केमिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट, 4-5 पॉइंट होना चाहिए, 2 नंबर में पूछता है ऐसे क्वेश्चन। इसमें नेक्स्ट लिखो इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ ऑक्सीजन, इनहेल एंड एक्सहेल, नहीं इसको सॉरी काट दो, लिखो इनटेक ऑफ एयर ब्रैकेट में ऑक्सीजन एंड एक्सपल्शन ऑफ एयर ब्रैकेट में कार्बन डाइऑक्साइड, ये ज्यादा अच्छा है। ये ऑक्सीजन हमने लिया अंदर और बाहर निकाला कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें लिखो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एटीपी, ठीक है, ये दोनों का काम हो गया। अब लोकेशन लिख लेते हैं कहाँ कहाँ होता है। तो इसमें लिखिए ऑकर्स इन लंग्स कॉमा गिल्स, और ब्रीदिंग हो गई लंग्स और गिल्स में। एटीपी कहाँ होता है, तो ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, बस हो गया। हाँ एक और लिख लो, बाय प्रोडक्ट भी लिख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एज बाय प्रोडक्ट, इसमें लिखो CO2 एंड H2O, वाटर वेपर मैंने बताया ना, इसमें लिख लो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी एंड लैक्टिक एसिड, ये सब लिख लो इसमें, रेस्पिरेशन में ये सारे बाय प्रोडक्ट हैं। नाउ लिखो नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ एनिमल। इसमें लिखो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अमोबिया एक्सेट्रा due to their small size and large surface area, gases oxygen and carbon dioxide are exchanged directly through process of diffusion. नेक्स्ट लिखिए इंसेक्ट्स इसमें, और इसमें लिखिए ग्रास हॉपर कॉमा कॉकरोचेस, such insects have a network of internal air tubes called trachea, ये लिखा है trachea that branches throughout the body, comma air enters and exits through these tubes through small opening on their body surface called spiracles। ये हो गया, बस इतना ही लिखना है उसमें। नाउ एक्वेटिक एनिमल लिखो, इसमें लिखो फिश कॉमा टेडपोल्स having gills are specialized features containing a rich network of blood vessels, comma as water flow over the gill, comma dissolved oxygen from the water diffuses across gill membrane into blood stream while carbon dioxide is exhaled, ठीक, ये हो गया आपका। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पूरा आपका इंसान के बारे में। तो आज की क्लास को वी विल एंड हियर। आई होप सो द क्लासेस आर गोइंग वेल, आपको सारी चीज़ें बहुत ईजिली समझ आ रही हैं। वेरी टफ टॉपिक्स, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं हमारे पास साइंस में, बट वी हैव टू कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस में आता है। और मेरा मानना है कि छोड़ना किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, कंप्लीट आपका सिलेबस हमेशा होना चाहिए इन अ क्रिस्प मोड। और हमारी कोशिश वही है कि इसके बाहर जितना आपने नोट्स लिख लिया ना साइंस में, बाहर एक बुक मत छूना, आप छुओगे तो आपको सेम ही चीज़ मिलने वाला है, और ज़्यादा डेप्थ में, ये एक लाइन लिखा रहा हूँ 2 लाइन में, वो एक पन्ना मिलेगा और कंझा जाओगे आप लोग, ठीक है। तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, हैव अ ब्लास्टफुल डेज इन योर लाइफ, पढ़ते हुए मजा आना चाहिए आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।